कर अगर 1000 अलग अलग रास्ते निकल रहे हैं, कोई मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के साथ में काम कर रहा है, कोई जो है वो सर्वाइवर ऑफ द वायलेंस के जो लड़कियां हैं उनके साथ में काम कर रहा है, कोई उनको साइंस की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सबका ये जो 17 शाश्वत विकास उद्दिष्ट है, मैं उसके पूरे उसमें नहीं जाती हूँ क्योंकि समय इतने पास अपने पास उतना नहीं है। लेकिन एक तो उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो जो है उसमें है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरी है कि भूख से मुक्ति या जो जिसको कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार है, उद्योग का अधिकार है, जेंडर इक्वेलिटी है, 5 नंबर का जो गोल है। फिर साफ सुथरा पानी पीने के लिए मिलने का मौका हर एक को मिलना चाहिए। हमारे जो शहर है वो शहरों में हर एक को एक अच्छी जिंदगी जीने की अधिकार मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ एक मुद्दा है कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, जो विषमता है, जो विषमता समाज में आर्थिक स्थिति के कारण हो, जाति संस्था के कारण हो, स्त्री पुरुष समानता के कारण हो, वो इनइक्वालिटीज कम होने का सवाल है। ग्लोबल वार्मिंग और हवामान बदल, जिसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, तो ऐसी स्थिति है। नेचुरल कैलेमिटीज की हर इसमें दिखाई देता है कि जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स है, तो वल्नरेबल ग्रुप्स में हमेशा महिला और बालक। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि बालक सिर्फ महिलाओं के पास क्यों जुड़ा है। तो मुझे लगता है कि शायद बालक को लेने को कोई तैयार नहीं है और महिला सब चीजों जो है जिम्मेदारी अपनी मान लेती है। और इसीलिए तो लुक थ्रू द जेंडर लेंस, महिलाओं की नजरिए से दुनिया को देखो, ये जब देखते हैं तब वो 17 उद्दिष्ट हो या पूरे के पूरे समाज में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर एक नागरिक को अधिकार मिलने का सवाल हो, उसमें हर एक को ये सामने आती है मुद्दे कि उस मुद्दों में एक नजरिया जो है उसमें बालक महिलाओं के साथ जुड़े थे। लेकिन आपको ये भी पता है, आई विल नॉट गो इनटू ऑल द डिबेट, लेकिन इसके पहले यू कैन रिमूव दिस SDGs 17 पोस्टर सुप्रिया। तो 93 के पहले तो वीमेन एंड चाइल्ड वाज पार्ट ऑफ द सोशल जस्टिस, वो भी सोशल वेलफेयर नाम था, और बाद में वीमेन एंड चाइल्ड का अलग से डिपार्टमेंट हो गया। तब से ये डिबेट चल रहा है कि कितने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे और क्या ये सब एक साथ में जुड़ना जरूरी है कि नहीं। मुझे लगता है उस पर हम ज्यादा जरूर बहस में अभी नहीं जाएंगे। लेकिन इतना तो साफ बात है कि जो अभी करीबन 20-35 साल से मैं देख रही हूँ कि जब भी कोई नया डिपार्टमेंट बनाते हैं तो वो नया डिपार्टमेंट बनाने का बहुत अच्छा हेतु रहता है, उसका मकसद जो है वो अच्छा रहता है। लेकिन अभी देखिए, अभी फिर लाया है पोस्टर तो मैं थोड़ा उसका फायदा लेती हूँ कि 17 जो गोल्स है उसमें आप देखिए कि आप जो कह रहे हैं कि उसमें देखिए एक जो है कि लाइफ ऑन लैंड, जमीन का जो हिस्सा है उस पर जिंदगी कैसे होगी, या गुड जॉब्स का सवाल है, या लाइफ बिलो वाटर, तो मछुआरे जो है उनके बच्चों का भी अलग से सवाल रहता है, गुड हेल्थ का सवाल रहता है। तो इस सब में हम देखते हैं हर मुद्दे के साथ में तो अपनी जो डिमांड है उसके साथ में वो जुड़ा है। और जब डिपार्टमेंट अलग हो जाता है तो एक मशीनरी मिलती है, अलग बजट मिलता है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि हमें ऐसे मुद्दों को मेनस्ट्रीम करना, हर डिपार्टमेंट को अपने बजट में, अपने इवेल्युएशन में, अपने जो भी लिखते हैं योजना, तो हर योजना में ये बहुत जरूरी है कि वो इस सब मुद्दों को समझते हुए काम करे। तो इसीलिए सर्वसाधारण उद्दिष्ट, ओवरऑल गोल्स और स्पेसिफिक गोल्स दोनों की जरूरत हमें है। और इसलिए आपने जो रिसर्च किया है उसके पास मैं जरूर आती हूँ। उसकी जो कुछ ऑब्जर्वेशंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने दुर्लक्षित मुद्दों को बहुत अच्छी तरीके से स्पर्श किया है। क्योंकि बच्चे क्या जानते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों के नजरिए से उनको क्या लगता है, वो तो मुझे लगता है कि कुछ अभी कई बार फिल्मों में भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं, ड्रामा में आता है, कई किताबों में आता है। अरुण खोरे जैसे लोगों ने अनाथ अनाथ मूल, जो जिसको माँ बाप नहीं है और जो अनाथाश्रम में पढ़ा है, ऐसे लड़कों के बारे में, खुद के लड़कियों के बारे में भी लिखा है। और हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के साथ में भी बहुत स्त्री आधार केंद्र ने भी काम किया है। लेकिन एक बात मुझे उधर भी दिखाई दे रही है कि जब भी सर्वाइवर ऑफ द
जो विक्टिमाइज गर्ल्स है कि जिनको कई आश्रम में उन पर अत्याचार होता है, या छोटी लड़कियों को जिस तरीके से उनका नाजायज फायदा उठाया जाता है, तब मैं देखती हूँ कि पूरा वो इशू जो है ना, वो करीबन गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे तो करीबन 8 डिपार्टमेंट में वो टूट जाता है। टूट जाता है मतलब उसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीके से हमें जवाब देना पड़ता है या काम करना पड़ता है। और उसमें एक बात स्पष्ट है कि सोशल वेलफेयर या सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, बीजीएनटी का डिपार्टमेंट है, वीमेन एंड चाइल्ड का डिपार्टमेंट है, मेंटल हेल्थ बोलेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा है, होम डिपार्टमेंट के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो पूरा के पूरा पुलिस और विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के साथ में रिश्ता रखता है। तो ये 8 डिपार्टमेंट के साथ में चाइल्ड डिपार्टमेंट अलग करेंगे तो भी उसमें कोई मुझे लगता नहीं है कि बहुत उसमें डिफिकल्टी है। लेकिन मुद्दा ये है सिर्फ डिपार्टमेंट होने से काम नहीं होता है और सिर्फ पॉलिसी होने से भी काम नहीं होता है। पॉलिसी को ये जरूरी है कि पॉलिसी को हर तरीके से उसकी जड़ जो है वो जमीन तक अंदर तक पहुंच के एक अच्छे से वृक्ष के तरह खड़ा रहने के लिए उसके समाज के साथ में भी सपोर्ट जरूरी है। और जैसे किसी वृक्ष में हम देखते हैं कि ऊपर से उसकी रूट्स आकर जमीन में जुड़ जाती है तो वो वृक्ष कई साल तैयार होता है। उसी तरीके से मैं पॉलिसी की तरफ देखती हूँ। आपके जो ऑब्जर्वेशन में है उसमें मैं ये खास करके जिक्र करूंगी कि एक तो बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, दोनों को भी खेलने के लिए ही भेज दे रहे हैं। एक हमेशा 50 साल से सुनते आए हैं हम लोग की मुलींना शिक्षण द्या सगळा प्रश्न सुटेल, मुलांना शिक्षण द्या सगळा प्रश्न सुटेल। लेकिन कुछ तो सवाल थोड़े बहुत फर्क आया है। मैं नहीं कहूंगी, जेंडर पैरिटी इंडेक्स जैसे बढ़ गया है, स्पेशली उच्च शिक्षा में महिलाएं करीब 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 पुरुषों के स्तर तक पहुंच गई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अभी भी नहीं है इंडस्ट्रीज में, लेकिन उनको 50% तक पहुंचने के लिए 2030 जिसका जिक्र अपने को स्पीकर ने किया था उन्होंने, तो 2030 तक के लिए यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ एक्शन अनाउंस किया है कि जिसको वर्चुअल पैरेलल फोरम पे हम लोग सब जुड़े हैं। लेकिन ये सब होने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी और लोकल गवर्नेंस जो है जिला परिषद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसको किस तरीके से हम कुर्ती के धागे में बांधेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल मुझे लगता है। और आपके जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है। और आपने जो दो डिस्ट्रिक्ट का लिया है तरीका, बीड़ है और सातारा है, तो एक तरह कहेंगे कि तो सातारा थोड़ा एडवांस डिस्ट्रिक्ट है ऐसा हमें तो लगता है। लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन के समय में लड़कियों को वो अस्पर्श माना जाता है, उनको किसी काम नहीं देना पड़ता है। बाल विवाह की समस्या अभी भी है, कोरोना में वो बढ़ गई है जल्दी। कई बार ऑनलाइन एजुकेशन में तो वो छूट ही जाते हैं। और 85% जिन्होंने बोला कि वो कमिटी में उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है और कई जगह पे गाइडलाइंस नहीं है। ये तो हर स्कीम की यही स्थिति है। हमें मालूम है जब कुछ साल पहले एक तंटा मुक्त समिति महाराष्ट्र में बनाई थी, और बहुत मतलब कोशिश की गवर्नमेंट ने कि तंटा मुक्ति समिति बना के हर गांव के जो झगड़े हैं उनको वही निपटा जाए। लेकिन आई डोंट वांट टू बी साउंड सरकास्टिक, लेकिन कई बार तंटा मुक्ति समिति दोनों लोगों को अंदर भेजना पड़ा जेल में, क्योंकि तंटा मुक्ति करने वाले ही ज्यादा से ज्यादा तंटा करने वाले लोग थे, गांव में झगड़ा करने वाले लोग थे। तो इसके लिए कमिटी कमिटी कमिटी, तो कमिटी में जब तक वो सेंसिटिव नहीं है उस विषय पर, तब तक सिर्फ पेपर पे कमिटी करने से बहुत डिफिकल्ट है करना। अपना काम करने के लिए थोड़ा अपने को तसल्ली मिलती है कि हमारे पास 10 में से 2 लोग तो है। लेकिन देखिए जब जामखेड़ में नितिन आगे का खून मर्डर हुआ, एक लड़का, वो लड़का तो था वो करीबन 17-18 साल का था और लड़की तो 15-16 साल की थी। और उसने भी मर्डर हो गया और उसने भी, वो लड़के ने भी खुदकुशी कर ली। दोनों की जिंदगी उसमें चली गई। दोनों इंटरकास्ट मैरिज था, शायद आपको याद होगा, बीड़ का ही केस था, जामखेड़ डिस्ट्रिक्ट का। तब मैं जब गांव में गई और लोगों से बात की, तब लोगों का ये कहना था ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब मैंने उनको बोला कि आप ग्राम पंचायत में क्यों फिर रेजोल्यूशन नहीं करते हो कि इस तरीके की वायलेंस बच्चों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, अगर कोई किसी से बात करना चाहता है या बात करनी चाहती है या दोस्ती भी करना चाहते हैं, तो इसमें इस तरीके की रिएक्शन क्यों है। जब बहुत डीप में गई, बहुत लोगों से बात की, तो मुझे पता हो गया कि जामखेड़ में भी इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत हो चुके हैं, लेकिन वो लोग गांव से दूर हो गए
जैसे कि गांव को छोड़ के पूरे माइग्रेट हो गए सिटीज में, और वो फिर गांव में आते ही नहीं है, या गांव में आके गांव में सुधार करने के बजाय लोग ये पसंद करते हैं कि जिंदा रहना है तो यहाँ से अपना भाग जाओ कहीं पे और जिंदगी जीने की कोशिश करो। और जैसे कि सैराट फिल्म में बताया है, सब अभी हिंदी स्पीकिंग लोगों ने नहीं देखी होगी, लेकिन बहुत बच्चों तक को पहुंची है फिल्म। तो उसमें जिस तरीके से रिएक्शन आती है पेरेंट्स की, तो एक बात उसमें समझ में आती है कि वायलेंस बालकों के साथ साथ अपने हर रिलेशनशिप का एक इनएविटेबल हथियार बन चुका है। और वो वायलेंस जो है, वो वायलेंस एक हथियार हथियार है, उसको बहुत ही प्रतिष्ठा मिली है। और वो प्रतिष्ठा अपने फिल्मों में, अपने सीरियल्स में आप देखोगे, तो जब कोई किसी को पीटता है, मतलब लोगों के नजरिए से वो बुरी बर्ताव करने वाला व्यक्ति है, लेकिन ऐसे बुरे बर्ताव करने वाली सास हो या बहू हो या पुरुष हो, कोई औरत भी जब पीटती है तो लोग ताली बजाते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए इस तरीके से कि वो हिंसा का उत्तर हिंसा से दे। और इसके लिए जब मुझे याद है कि जब रेड्डी केस हो गया प्रियंका का, वो तेलंगाना में, और एनकाउंटर हो गया, तो एनकाउंटर के बाद में जब मैंने स्टैंड लिया था कि एनकाउंटर सच्चा है कि झूठा है वो समझना जरूरी है, तो मुझे बहुत लोगों ने ट्रोल किया, और ट्रोल करके ये बोला डायरेक्टली कि इनके ऊपर खुद को रेप करना चाहिए तो उनको पता हो जाएगा कि एनकाउंटर की क्या जरूरत है। मतलब इस हद तक हिंसा समाज में हमें दिखाई दे रही है। तो इसके लिए बच्चों के मन में उमंग लाना, बच्चों को उम्मीद देना, ये भी काम कोरो कर रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों का कॉन्फिडेंस इस काम से बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी जो डिमांड्स है उसके बारे में मैं एक तो वीमेन एंड चाइल्ड के साथ साथ ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के भी साथ मुद्दा जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉलिसी आती है तो कैबिनेट के पास आती है, और गवर्नमेंट में जो अलग स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि विमेन एंड चाइल्ड के कमिश्नर है, या विमेन एंड चाइल्ड का कमीशन है, विमेन एंड चाइल्ड के अपने सेक्रेटरी रहते हैं चाइल्ड के बारे में। उसी के साथ साथ ग्राम पंचायत का अगर मुद्दा आता है कि वहाँ की कमेटी बनानी है, तो हमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बात करना जरूरी है। और उन्होंने जैसी महिलाओं के ग्राम सभा के बारे में एक जीआर निकाला था, जब मैंने उनका ये जिक्र किया था कि अभी कोविड के कारण तो ग्राम सभा नहीं हो सकती है, तो महिलाओं की ग्राम सभा 15 अगस्त को नहीं होने वाली थी, तब हसन जी मुशर्रफ जो उनके आरडीडी मिनिस्टर है, उन्होंने फिर एक खास जीआर निकाला, और पूरे महाराष्ट्र में हर गांव में वो जीआर में यही कहा कि ऑनलाइन मीटिंग होनी चाहिए। और ऑनलाइन मीटिंग सिर्फ जूम पे वगैरह नहीं हो सकती, व्हाट्सएप पर एक एक गांव के बचत गटों के साथ में कर कीजिए, जिसमें पाँच छह महिला भी जुड़ सकती है। और जुड़ने के बाद में वो वीडियो जो होगा, उसके सिवा अगर और कोई सवाल है गांव में, तो वो तहसीलदार के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, और वो व्हाट्सएप पे भेज सकती है, और उसका जवाब भी वो व्हाट्सएप पे उस ग्रुप पे डाल सकते हैं। 10-10, 12-12 गांव की या 52 गांव की एक कमेटी बन सकती है उसमें, जो है जैसे पुलिस बनाती है। तो इस तरीके के माध्यम भी है जिससे ये संवाद हो सकता है। सवाल ये होगा कि क्या एजेंडा देंगे उसमें, हम क्या एजेंडा देंगे फिर। देखिए, पेरेंट्स को साथ में करने के साथ लिए अपने पास एक बहुत बड़ा शक्तिशाली माध्यम है, वो है महिला आर्थिक विकास महामंडल है, आरडीडी का उम्मीद प्रोग्राम है, जिसमें बहुत सी महिलाएं काम करती है। मुझे ऐसे भी बचत गट दिखाई दिए हैं कि एक बारामती का स्त्री आधार केंद्र का बचत गट था, तो करीबन 10 साल काम करने के बाद में उन्होंने बोला कि हमने अभी नया प्रोग्राम शुरू किया है। तो मैंने बोला क्या किया, तो बोले जिस बच्चों को माँ बाप नहीं है उनको हम फॉस्टर पेरेंट के जैसे उनके तरफ ध्यान देते हैं, और खास करके वहाँ की जो लड़कियां हैं उनका स्कूल चल रहा है कि नहीं, उसको यूनिफॉर्म मिलता है कि नहीं। मुझे लगता है ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जिस जिस गांव में लड़की पर या लड़कों पर अत्याचार होता है, कई बार हम देखते हैं कि स्टेप डॉटर स्टेप सन होने के कारण भी अत्याचार होता है। और स्पेशली बीड में हमने देखा कि वो बहन, उसका तो 6 बार डिलीवरी हो गया, और 7वें या 8वें डिलीवरी में उसकी मौत हो गई। अब वो सभी बच्चियां उसमें, और वो लड़कियां जो थी उसमें छोटी बच्ची 3 साल की, बड़ी बच्ची 15 साल की। तो पूरे के पूरे इसमें बहुत चर्चा हो गई कि उसका डिलीवरी में गवर्नमेंट ऑफिसर के माध्यम से थोड़ा दुर्लक्ष्य हो गया, ऐसा उनका कहना था। हम डीप में गए, सवाल आया असेंबली में, उन्होंने बोला कि किस तरीके से उसको ब्लीडिंग हो रहा था,
अस्पताल तक पहुंचने के लिए उसको पहुंचना तक ब्लड पॉसिबल नहीं था। हो सकता है, मैं उसके वो रिपोर्ट में डीप में नहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि 7वें बार किसी औरत को डिलीवरी करने के लिए मजबूर होना, ये जो स्थिति लाने वाला समाज है, या उस पर पीयर प्रेशर डालने वाले जो उसके घर के लोग हैं, उसमें हस्बैंड भी आ गया, क्या उसकी कुछ जिम्मेदारी हम मानते हैं कि नहीं है? क्योंकि ना कहने का अधिकार स्त्री को है, ये ना माँ को पता है ना पिता को पता है। और ऐसी स्थिति में बच्चों पर जो संस्कार होंगे वो संस्कार पुरुष तरीके की हिंसा से जैसे होंगे, वैसे औरत जब बहुत चिढ़ जाती है, बहुत दुखी होती है, बहुत संतप्त होती है, तो वो कई बार बच्चों को बोलती है कि भाकर नहीं खायला तो खा मलाच, तुझे देने के खाने के लिए रोटी नहीं है तो मुझे ही खा जाओ। कई बार देखते हैं, मैं छोटी बच्ची अगर कपड़ा धो रही है, मैंने खुद अपनी आंख से देखा है, और एक 7 साल के बच्चे, दूसरी 3 साल के बच्चे, 3 साल की बच्ची पानी में खेल रही है, 7 साल की बच्चे कपड़े धो रही है, अंदर से माँ भी आती है और एक एक लकड़ी का रमाटा ऐसे जोर से देती है दोनों को और बोलती इतने क्या खेल रही है, काम कौन करेगा घर में, तेरा बाप करेगा क्या, चलो मेरे साथ में। अब ये जो हिंसा है ना, ये पूरे सिस्टम के ऊपर की हिंसा है वो बच्चे पर निकालती है, क्योंकि उसको कोई हिंसा निकालने के लिए कोई जमता नहीं है। तो पुरुष जब अपना जो है चीड़ है, संताप है, वो पत्नी पर निकालता है, पत्नी जो है बच्चों पर निकालती है। आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है कि ऐसे कहाँ तक चलेगा, सिस्टम कब बदलेगी। एटीट्यूडल चेंज हमेशा बोलते हैं, हमारी सहेली विद्या बाल अभी तो नहीं है, लेकिन मेरा उनके साथ में हमेशा यही एक बात था, वो बोलती थी मानसिकता बदलनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि मानसिकता बदलने के लिए भी कुछ शेड्यूल्ड होना चाहिए ना। कितने साल हम राह देखेंगे, उसका कहीं ना कहीं अलग तरीके से अलग स्ट्रेटेजी बना के ये मानसिकता बदलने के लिए भी अलग तरीके से रास्ता जाना चाहिए। जैसे कि हम एक बड़े चक्रव्यूह में फंसे हैं, उसी रास्ते में उसी रास्ते में घूम रहे हैं, तो उसके बजाय हमें अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और इसीलिए मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आपने जो कमिटीज की बात कही है, वो कमिटीज की जानकारी लोगों को नहीं है। महिलाओं में काम करने वाले जो बचत गट है, उम्मीद है, उनको भी मालूम नहीं है। अभी कृषि विभाग ने भी पुरुषों की कमेटी बनाई है, खेती किसानों की कमेटी बनाई है। नाबार्ड ने बहुत उसको ये किया है, समर्थन किया है, उसमें महिलाएं भी है, कई ग्रुप्स में महिलाएं भी है। मुझे लगता है इस सब में ये मेनस्ट्रीम करने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ में गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं और हमने क्या शुरू किया है उसमें आकर फिर मैं कंक्लूड करूंगी। एक तो असेंबली में और मेरे काउंसिल में, जहाँ पे मैं 18 साल से काम कर रही हूँ, तो जब लड़कियों पर स्टेप चाइल्ड होने के कारण या कभी भाग जाने हुए एब्सकॉन्डिंग चिल्ड्रन भी बहुत है, वो मुद्दा हमने भी उनके साथ में जब ट्रैवल करके देखा था। और अभी भी कई लोगों के रिपोर्ट आते हैं कि घर में कंटाल जाते हैं फिल्म देख के, उनको लगता है कि एक बार मुंबई में जाके सलमान खान को या शाहरुख खान को देख के वापस आए। इस तरीके के बच्चे भी बहुत है गांव में। और शहर में भी आने के बाद में वो बहुत फिल्मों में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये सब है, मुझे लगता है कि इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में जो आपने लिखा है वो बहुत अच्छा है, और मैं जरूर कोशिश करूंगी कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में कोरो और दूसरी जो संस्थाएं भी काम कर रही है बालकों के अधिकारों के प्रति, उनका इसमें किस तरीके के सहभाग लिया है ऑलरेडी, वो आप मुझे जानकारी दीजिए। तो उसमें और इसको कैसे बुलंद कर सकते हैं या मजबूत कर सकते हैं, वो जरूरी है। लेकिन थोड़ा अपने को पसंद है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जेंडर सेंसिटाइजेशन की जब पुलिस की बात करते हैं, तब मुझे लगता है कि सोशल जस्टिस के जो भी कानून है उसके बारे में सेंसिटाइजेशन जरूरी है। सिर्फ हम बोलेंगे कि यही लेके एक प्रोग्राम करेंगे तो उसी पुलिस ऑफिसर के साथ में अंधश्रद्धा का विषय आने वाला है, उसी ऑफिसर के पीआई के पास में कास्ट के कारण लोगों को बाइकआउट करने का इशू आता है, उन्हीं के पास एंटी ट्रैफिकिंग का इशू आता है। इसके लिए ये थोड़ा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है कि अलग अलग जो हिस्से हैं उनको हम जोड़ के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बनाए। फिर एक एक प्रोग्राम का एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो सकता है, अलग 2 दिन ये हो सकता है, लेकिन वी हैव टू लुक इनटू कॉम्प्रिहेंसिव वे। पूरे देखने से रवैया किस तरीके से अच्छा होगा ये देख सकते हैं। और अभी अपने पास डिजिटल माध्यम भी है, उसके लिए कई मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए लोगों ने भी अपना कुछ वेबसाइट्स या बनाए होंगे जिसमें वो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं ट्विटर पर देखती हूँ। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में एक आपकी वेल विशर होने के हैसियत से मेरा तो काम रहेगा ही रहेगा। और उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि बच्चों को इसमें शामिल करने करने वाले हैं जब हम काम में, तो बच्चों के भी जैसे मॉनिटर होते हैं
जैसे बच्चों के भी ट्रेनर हम बना सकते हैं, जो बच्चों ने अभी ये किया कि वो खुद ट्रेन करेंगे बच्चों को, जाकर उनसे बात करेंगे। शायद आपके मन में वही होगा कि जिसमें बच्चे जाके बात करते थे। और हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था स्त्री आधार केंद्र के माध्यम से, कि एक लड़की ने जब बोला कि रो रही थी घर में आने के बाद में, तो बोली थी कि उसकी कम्युनिटी में वो फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन करने वाले हैं उसकी सहेली का। तो अभी पूरे फैमिली में तो वो मालूम नहीं है, बाकी लड़कियों के घर में फीमेल जेनेटिक म्यूटिलेशन क्या है वही मालूम नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि भारत में भी अभी भी ये होता है कुछ कम्युनिटीज में। तो फिर हमने बोला कि अभी ये तो पुलिस के साथ जाएंगे भी तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उसकी कौन कौन सहेलियां हैं उनका फिर नाम निकाला, और उसमें की दो लड़कियों को अच्छी तरीके से बताया कि क्या हो सकता है, उससे तुम कैसे बात कर सकती हो, उसके मम्मी से कैसे बोल सकती हो, उसके फादर से फोन पे, सब फोन पे, क्योंकि जाने के बाद में इनके सिक्योरिटी का कौन भरोसा देगा, किसी को भी अपने घर में किसी का इंटरवेंशन अच्छा नहीं लगता है। तब वो इंटरवेंशन करने के बाद में एक हो गया, जब वो लड़कियों के भाई थे, कोई 14 साल का था, कोई 16 साल का था, जब उनसे बात हो गई और घर में पूरा के पूरे बच्चों ने एक थोड़ी सी बगावत जैसे कर दी, तो वो लड़की का फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन वो फैमिली ने कैंसिल किया था। तो ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे जब एक दूसरे को काउंसलिंग करते हैं, बच्चे जब एक दूसरे को मदद करते हैं, तो उसका बहुत परिणाम होता है। तो रैगिंग में भी मैं देखती हूँ, और ऐसे इसमें भी देखती हूँ। फिर जब कोई सहेली बुलाने को आती है खेलने को, तो मेरी दो सहेलियां जा रही है तो हमको भी खेलने के लिए छोड़ो, तो थोड़ा बहुत निगोशिएशंस के लिए भी उसमें हाथ में काम मिल जाता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और ये सब के लिए हम जरूर वन बाय वन आगे जाएंगे। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में जैसे स्टेट गवर्नमेंट का गहरा रिश्ता है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, ग्लोबल वार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में इसका संबंध आता है, क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन का। तो अपने जो पर्यावरण मंत्री है आदित्य जी ठाकरे, उनके साथ में 3 महीने से मैं एक मेरा प्रोसेस चल रहा है कि जिसमें अभी 3 मीटिंग हो गए हैं। उसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल और वो 4 संबंधित डिपार्टमेंट्स उनको बुलाते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उसमें रैंकिंग दिया है महाराष्ट्र स्टेट को कि आप नंबर 7 पे हो या आप नंबर 5 पे हो, तो जेंडर इक्वालिटी में अपना नंबर ऐसे 6-7 ऐसा ही है। लेकिन एजुकेशन में थोड़ा हम ठीक है, 5-6 पर है। तो उसमें हम उस जगह पे क्यों है, उससे हम क्या प्रोग्रेस करने वाले हैं, नेक्स्ट इसमें हम क्या फर्क लाएंगे अपनी यंत्रणा में, जिसके कारण हमारा जो काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में उस डिपार्टमेंट का, उसके लिए एक्शन प्रोग्राम बनाने के लिए हमने कहा है। तो ऑलरेडी मैंने जुलाई में मीटिंग ली थी, तो चीफ सेक्रेटरी ने पूरे सब डिपार्टमेंट्स को लिखा है कि व्हाट दे आर डूइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, in matter of budget, in matter of new schemes, or in the context of beneficiaries or the people who will be benefited by that। और इस बजट में जो अभी बजट 8 मार्च को डिक्लेयर हो गया, तब उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जी ने और अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने एक पॉइंट उसमें इंक्लूड किया है, आपने शायद देखा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, उसके लिए 100 करोड़ ऑफ रुपीज एलोकेट किए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जब देखते हैं कि कौन से इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप सातारा और बीड़ दोनों डीपीओ से बात कर लीजिए, मैं खुद बोलूंगी उनको एक 8-10 दिन में कि उन्होंने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए क्या प्लान किया है। और वो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में ही हम लोग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे कि ये गाँव की बाल सभा लेना है, या पॉलिसी लेवल का काम करना है, या बच्चों को खेलने के लिए समय भी मिलना चाहिए, घर में पेरेंट्स की मीटिंग लेनी चाहिए, इस तरीके का प्रोग्राम अंतर्भाव करके अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड वो 100 करोड़ में से कुछ निधि प्रावधान कर सकता है आपके काम के लिए, तो वो वहाँ के लोक प्रतिनिधियों से मुझे बोलना पड़ेगा वहाँ के जो है। लेकिन एक अच्छी बात है कि सातारा में शंभूराजे देसाई है जो मेरे साथ में काम में जुड़े हैं, और बीड में तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात करके मैं बीड में कुछ करने की जरूर कोशिश करूंगी। नंदुरबार का भी जहां तक सवाल आता है उसमें भी मदद हो सकती है, और भी कोई डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे
बीड मध्ये पण ताई होईल ना सामाजिक न्याय हे मंत्रालय आहे विशेष. आपण त्याच्यानंतर चर्चा करू त्याच्यावरती, कारण रेशनच्या विषयावरती आम्ही जरा प्रयत्न केला होता बीड जिल्हा परिषद आणि पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये. तो उसमें हमने देखा कि जिनको रेशन कार्ड नहीं है उनको भी अनाज मिलने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन अभी आपने बीड का सवाल निकाला है, तो हर महीने में पुणे से ज्यादा केसेस मुझे बीड से आती है। तो बीड में लोग लोकल लेवल पे जितना काम करना चाहिए उसमें थोड़ा सा सवाल जो है ज्यादा हो सकते हैं, या एनजीओ जो है थोड़े बहुत उनके पास में ही बहुत प्रेशर होगा शायद। लेकिन हर बीड के केस 10-12 घंटे में होने के बाद में मेरे पास ही आ जाते हैं वो लोग बीड के जो है वो। तब मुझे थोड़ा सा लगता है कि बीड के लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्टेड, उनको जितना इस बारे में काम करना चाहिए उससे शायद ज्यादा काम उनको करना जरूरी है, क्योंकि वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा मेरा ख्याल है उसमें। तो फिर भी हम जरूर कोशिश करेंगे, और इसमें मुझे लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में और क्या लॉन्ग टर्म काम हो सकता है ये देखने के लिए यूनिसेफ या दूसरी मीडिया के जो ग्रुप्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर कोई सुन रहे हैं ये जो काम है, तो मुझे लगता है कि स्टेट लेवल की एडवोकेसी करने के लिए कोरो है या दूसरी कोई संस्था जो काम कर रहे हैं, तो यूनिसेफ भी जब काम करते हैं तब उन्होंने गवर्नमेंट को क्या दिया है तो हमें तो मालूम हो जाता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट में है, जनरली पॉसिबल है एक्सेस हर बात के लिए। लेकिन दूसरे संस्थाओं के साथ में मराठी में नहीं शेयर होता है, ऐसा मेरा एक थोड़ा ग्रीवियंस है। क्योंकि जब जेंडर बजट की बात होती है तो थोड़ा वो हमेशा के लिए वेबसाइट पे मराठी में कुछ डालना जरूरी है। शायद कोरो वो काम कर सकती है कि गवर्नमेंट के साथ में जो भी एडवोकेसी जो भी करता है उसके लिए भी एक विंडो बनानी चाहिए कि किसने क्या रिकमेंडेशन किया है। नहीं तो एक दूसरे के साथ में ही कम्युनिकेशन नहीं है, एवरीबडी वांट्स टू टॉक ओनली विद द गवर्नमेंट। अपने अपने इसमें एनजीओज में जो बात होनी चाहिए वो भी जरूरी है, ऐसा मुझे जरूर लगता है। और अभी तो कोविड बहुत ही 100 डेज तक कोविड का बहुत बड़ी समस्या होने वाली है ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऑनलाइन अपनी प्रोसेस हम जरूर शुरू करेंगे। और मारपीट का जो सवाल है, मुझे लगता है कि अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में भी पेरेंट्स अगर इसमें सोच लेंगे कि, और बच्चों को ये जानकारी हो जाएगी कि इस तरीके से पीटना ये कहीं पे उनको बहुत सदमा पहुंचाने वाला है, तो किस तरीके से फिर पेरेंट्स बच्चों के साथ में उनको समझाएंगे, उनको निगोशिएट करेंगे, उनको ये बात कहेंगे कि मुझे ये क्यों गलत लगता है, ये क्यों ठीक नहीं है। और ये जितना जरूरी है उतना नंदुरबार का आपने ऑब्जर्वेशन बोला कि कई लोग पहले भाग जाते हैं और आने के बाद में फिर मजबूरी से शादी करने के लिए पेरेंट्स को फिर वो निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन उसमें मेरा ये भी ऑब्जर्वेशन रहा है, कई बार तो वो लड़की जो है उसको प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर प्रेग्नेंट होने के बाद में वो आते हैं क्योंकि अभी फिर पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कितनी ट्रेजेडी है अपने परिवार संस्था की, कुटुंब संस्था की, कि बच्चे घर में अपना कहना नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अपने घर में डेमोक्रेसी होनी बहुत जरूरी है। बाहर की डेमोक्रेसी तो बात अलग है, लेकिन संवाद जो है वो सिर्फ एक तरीके का ऑर्डर देता है, और हस्बैंड वाइफ में भी कई जगह पे डायलॉग नहीं रहता है। और अभी तो कोविड के टाइम्स में तो हर जगह मैंने अंबाजोगाई हर जगह से जब ऑनलाइन मीटिंग की तो उन्होंने बोला कि सिर्फ काम 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 करो, दूसरे कोई बात ना करो, सबकी सेवा करो, यही महिलाओं के प्रति बाकी बचा है, क्योंकि बच्चे भी घर में है, स्कूल में नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए बच्चे, माँ और पुरुष वर्ग, इनका एक सहमति वाला, विश्वास वाला रिश्ता बनाने के लिए पालक जो है, पेरेंट्स जो है, उनके प्रति भी हमें ये बहुत जरूरी है कि हम सबके प्रति संवेदनशील तरीके से काम करें। और जो लड़के लड़कियों ने इसमें काम किया है उनको मैं एक जरूर कहूंगी कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, एक बहुत आत्मविश्वास पूर्ण कदम है। और मुझे हमेशा लगा था, क्योंकि जब मैंने काम की शुरुआत की थी तो सानी गुरुजी कथामाला से मैंने काम की शुरुआत की थी कि जो बच्चों को कहानी अलग अलग तरीके की बोलते हैं। लेकिन ये 5-6 साल काम करना शुरू किया तो मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, और 7वें साल से करीबन कॉलेज तक जाने तक मैं ये कथामाला चलाती थी। लेकिन फिर बाद में मैंने कथामाला के जो हमारे सर थे उनको यही कहा, और सुधा जी वर्दे को भी मैंने कहा कि वो जब कथाएं मैंने पढ़ी, स्टोरीज पढ़ी, तो हर एक में ट्रेजेडी है कि कोई लड़की स्टेप मदर के कारण आत्महत्या करती है, फिर दूसरे जिंदगी में आके माँ से पूछती है कि मैं वापस आऊं क्या। तो मैंने बोला था ये कथा माला की जो कथाएं हैं ना, उसके एंड जो है वो बदल देना जरूरी है।
उसमें थोड़ी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, अच्छा उमंग आएगी, ऐसे काम करना बहुत जरूरी है। तो ये भी काम जरूरी है कि ऐसी बच्चों को हम कथा बोले, स्टोरीज बोले, कि जिस स्टोरी से उनको और कुछ आशा प्राप्त होगी और उससे भी कुछ संदेश जाएगा। तो ये सब काम करने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का इसमें सहभाग बढ़ाने के लिए जो भी करना जरूरी है, आप मुझे कभी भी पुकारिए, और मैं हमेशा आपको हाँ ही कहूंगी, इतना ही मैं कहती हूँ। और इसके लिए एक एक्शन प्लान बना के 2-3 महीने के अलग अलग क्या मीटिंग करेंगे, ये सुप्रिया और उसके साथ ही हम लोग ये मीटिंग खत्म होने के बाद में बात करेंगे। और जरूर मैं आपको कहूंगी कि ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो शायद अपने काम का बोझ जो है वो अपने आप कम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।